हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr कैसे होता है। और हम ये भी सिद्ध करेंगे कि पाई का मान 3.14 आगे डॉट 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 अप्रिमेय संख्या है जो कैसे है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक वर्त बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वर्त है, ये इसका यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे इसकी त्रिज्या r है और इसका जो व्यास है वो व्यास इसका d है। तो इसका व्यास d है और इसकी त्रिज्या r है। अब ऐसा ही एक वर्त और बनाते हैं हम जो इससे बड़ा होगा। हम यहाँ पे एक बना दिया, ये वर्त बना दिया और इसका जो व्यास है ये 2d है, यानी कि यहाँ पे इसका केंद्र है तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप है क्योंकि ये भी वर्त है और ये भी वर्त है। तो इसकी यदि परिधि को हम l कहें, इसकी परिधि को हम क्या कहें, l। इसकी परिधि को हम l कह रहे हैं, ये किसकी है, इसकी परिधि है जिसको हम l बोल रहे हैं। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2l। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, ये देखो इसकी जो l थी इसकी 2l क्यों हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अब इसका डायमीटर, इसका जो व्यास है ये यहाँ पे डबल हो गया तो इसकी परिधि भी क्या हो गई, डबल हो गई। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो परिधि होती है वो व्यास के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बात, जो परिधि है वो क्या है, समानुपाती है व्यास के। जिसका डायमीटर है, इसका जो व्यास है इसके समानुपाती है परिधि। तो हम इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, जो परिधि है वो समानुपाती है 2r के, क्योंकि जो व्यास होता है वो 2r होता है। तो परिधि 2r के समानुपाती है। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो परिधि है तो यहाँ पे इसका जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटा के हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट हम पाई ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये जो पाई है एक कांस्टेंट है और यहाँ पे जो 2r है वो ऐसे कैसे आ गया है यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कंप्लीट परिधि है इसका सूत्र हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2πr। तो मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देता हूँ, 2πr। तो इसका जो परिधि का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2πr। अब ये पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, इसका मान कैसे ज्ञात करना अब हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो परिधि है ये कंप्लीट एक पूरे वर्त की परिधि है। अब अगर हमें आधा वर्त चाहिए, जैसे कि अब हम यहाँ पे एक वर्त बनाते हैं, चलो यही वर्त है, इसके अंदर हमें केवल आधी परिधि चाहिए। आधी परिधि ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे 2 भाग हो रहे हैं, केवल हमें निचला भाग हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मिल रही है परिधि उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इसका 4 भाग हो जाए, इस तरह से 4 भाग हो गए तो हम क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। यानी कि यदि हमें इसका ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 1/4 और यहाँ पे 2πr, ये इस तरह से हो जाएगा, 1/4 2πr, केवल इतना सा पार्ट के लिए। लेकिन अगर हम किसी कोण पे ज्ञात करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये है, इसके अंदर हमें एक छोटा सा कोण बना लें, यहाँ पे ये हमने थीटा बना लिया, तो केवल इतनी सी परिधि हम ज्ञात करें। तो इतनी सी परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, इतनी सी परिधि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोण है थीटा, यहाँ पे हमने क्या बनाया, कोण थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये कितना हिस्सा है, देखो ये कंप्लीट तो कितना है, कंप्लीट है 360 डिग्री। कंप्लीट कोण कितना है, 360 डिग्री। और ये कोण कितना है, थीटा। तो हम इसका कितना हिस्सा है ये, तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा बटेवा 360 डिग्री। यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा बटेवा 360। तो यहाँ पे थीटा बटेवा 360वां हिस्सा है। तो अगर हम केवल इतनी सी परिधि ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, थीटा बटेवा 360 और यहाँ पे जो परिधि है उसका कंप्लीट सूत्र है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने जितना किया उससे हम क्या करेंगे, पाई का मान ज्ञात करेंगे। अभी मैं एक बार वापस लिखता हूँ कि हमने अभी क्या क्या समझा यहाँ पर। हमने यहाँ पर ये सीखा है कि जो परिधि है
इसका सूत्र हमारे पास क्या आया, 2 पाई r। ये किसके लिए आया, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, r, उसके लिए हमारे पास ये आया 2 पाई r। पाई कितना है अभी तक हमें नहीं पता, पाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पाई एक यहाँ पे कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे किसी कोण पे ज्ञात करना पड़े, किसी कोण पे, वैसे परिधि नहीं आना चाहिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, एक थीटा की बात कर रहे हैं जहाँ पे छोटा सा कोण है। जैसे कि यहाँ पे इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ पे हम केवल इतना सा कोण, केवल इतनी सी परिधि ज्ञात करना चाहिए। ये कोण कितना हमारे पास, थीटा है, केवल इतना सा ही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, वो सूत्र इस तरह से आ जाएगा, थीटा बटेवा 360, क्योंकि थीटा बटेवा 360वां हिस्सा है यहाँ पे, इतना सा ये पार्ट। तो ये इसके साथ में क्या आ जाएगा, 2 पाई r, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, यानी कि हमारे पास केवल छोटा सा पार्ट चाहिए, तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा बटेवा 180, क्योंकि ये 2 से ये कट जाएगा, थीटा बटेवा 180 और यहाँ पे पाई r आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सूत्र हो गया। किसी छोटे से कोण के लिए यदि हम ज्ञात करना चाहिए, किसी भी कोण के लिए ज्ञात करना चाहिए तो इससे ज्ञात करेंगे, और कंप्लीट ज्ञात करना चाहिए तो 2 पाई r ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पाई का मान हमें ज्ञात करना है कि ये पाई का मान कितना होगा। तो पाई का मान ज्ञात करने के लिए हम एक नया वर्त बनाते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, पाई का मान ज्ञात करना है कि पाई का मान ये कैसे आया। तो यहाँ पे एक वर्त बनाते हैं, जैसे कि एक वर्त है। अब इस वर्त के अंदर यहाँ पे इसका होगा केंद्र, तो यहाँ से हम एक परिधि यहाँ पे, परिधि पे हम यहाँ पे मिलाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसी तरह से एक हम नीचे मिला देंगे यहाँ पे, तो ये भी इसकी त्रिज्या है r। और यहाँ पे एक कोण है हमारे पास, कितना, थीटा हमारे पास कोण है। यहाँ पे हमारे पास ये जो कोण है ये कितना है, मान लिया एक थीटा कोण है। तो अब हम यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को यदि मिला दें और यहाँ पे इस पर लंब डाल दें, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ पे पूरा कोण कितना था, थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। इस तरह से हमारे पास थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 कोण हो गए और ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे आगे यहाँ तक बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे ये परिधि का एक हिस्सा है। ये जो परिधि का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, सी बोल देते हैं। मान लो ये इतना सा जो हिस्सा है इसको मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। और ये जो लंबाई है यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ, यहाँ पे बी बना देता हूँ, और यहाँ पे ओ, और यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं पी। तो ए पी जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। मान लो ये क्या हो गया, एल। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति लगाएं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम साइन थीटा यहाँ पे यूज में लें, साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ये कोण क्या है, थीटा बाई 2 है। तो साइन थीटा बाई 2 ये क्या हो जाएगा, लंब अपॉन करण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास यहाँ पे एल, तो एल, और यहाँ पे करण क्या है हमारे पास यहाँ पे आर है, क्योंकि ये यहाँ पे करण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो साइन का मान हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 का मान हमारे पास इस तरह से है। अब यहाँ से हम एल ज्ञात करना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। एल का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि ये जो कोण है, अगर हम इसको छोटा करता चले, यानी कि ये जो कोण है यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह से है, और ये जो कोण है इसको हम बहुत छोटा कर दें, यानी कि अभी तो ये बहुत बड़ा है, अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है दूर है। अब फिर इसको हम इसके पास ही ले आए इस तरह से, तो इसके यहाँ पे आ जाएगा इसके पास में, यानी कि जितना ज़्यादा ये कोण छोटा होता जाएगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एक दूसरे के बराबर आती जाएगी, यानी कि OP और OA दोनों एक दूसरे के पास आने लग जाएगी। कब, जब ये कोण क्या हो जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, यानी कि इसका कोण जितना छोटा होगा जितना ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास आने लग जाएंगे, यानी कि बराबर होने लग जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो L है ये किस पे आ जाएगा, इस परिधि यानी कि ये जो C है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। कब बराबर हो जाएंगी, जब ये कोण बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर L जो L है वो C के बराबर हो जाएगी। कब होगी, जब ये जो θ/2 है ये क्या हो जाएगा, 0 के पास में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 के पास में चला जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाना चाहिए, θ/2 है ये कभी भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के पास में जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे आने लग जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है ए अभी यहाँ पर है, P यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये यहाँ पे पास में आएगा, तो पहले तो ये यहाँ पे लंब डाल रहा था, अब ये थोड़ा सा पास में आएगा तो इसका लंब यहाँ पे डलेगा, फिर ये थोड़ा सा पास में आएगा तो इसका लंब यहाँ पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिधि पे आ जाएंगे ये दोनों, यानी कि पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये L है और यहाँ पे C क्या है, यहाँ पर परिधि है, परिधि का ये क्या है, भाग है, एक चाप है। तो इसका मान कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे अभी हमने देखा था θ/2, ये तो हो गया इसका कोण, डिवाइड में क्या आएगा 180, क्योंकि 360 आते थे लेकिन 2πr था, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा πr होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आता था तो नीचे 360 आता था, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या है 180 πr। अब ये है हमारे पास C का मान। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, L और C दोनों बराबर है, तो उन दोनों को क्या करें, बराबर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R sin θ/2, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे R, ये L का मान। अब इसके बराबर में लगाएंगे C का मान। तो C का मान वहाँ पे देखो θ/2 है, तो ये 2 तो 180 के साथ में आएगा, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 और यहाँ पे आ गया πr। अब यहाँ पर आप देखो R से तो R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इस R से तो R को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हमें पाई का मान ज्ञात करना है, तो ये 360 इस साइड में आ जाएगा और थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 गुणा sin θ/2 और ये जो थीटा है नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास पाई का मान। पाई का मान हमारे पास ये होगा, लेकिन ये कब होगा, जब थीटा का मान बहुत छोटा हो। यहाँ पे देखो थीटा का मान हमने क्या कर रखा है, 0 की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे थीटा का बहुत छोटा सा मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे थीटा बराबर हम ले लें यहाँ पर 10⁻⁻14, इस तरह से बहुत छोटा मान लेंगे तो पाई का बहुत ही एग्जैक्ट मान है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम पाई का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। और परिधि का सूत्र हमने कैसे ज्ञात किया, तो परिधि किस पे निर्भर करती है, डायमीटर पर, व्यास पे निर्भर करती है। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या किया कि परिधि व्यास के समानुपाती है। फिर हमने एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को हमने क्या कहा, पाई का। फिर पाई का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर हमने एक क्या बनाया, एक कोण के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाया। और कोण को जब हमने छोटा किया तो उसका जो लंब है वो किस पे, परिधि के जो चाप है उसके बराबर जा रहा था। तो बराबर जा रहा था तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। फिर हमने दोनों का मान रखा, यहाँ पे L का मान रखा और यहाँ पे चाप का मान रखा, दोनों का मान बराबर किया तो यहाँ पे पाई का मान हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो पाई का जो मान आया है, यहाँ पे थीटा का मान जैसे जैसे हम रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे उतना ही शुद्ध मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम पाई का जो परिधि है उसका जो सूत्र है इसको प्रूव कर सकते हैं, और पाई का जो ये मान है इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको कंप्यूटर या कैलकुलेटर की मदद से हम इसको ये जो मान है ये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मान रखकर आप यदि ये मान रखोगे थीटा का तो यही प्राप्त होगा, इससे छोटा रखोगे तो और भी शुद्ध प्राप्त होगा। और यदि हम आप बड़ा मान रखोगे, यहाँ पे थीटा का मान यदि बड़ा रख दोगे तो आपको गलत मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कब पॉसिबल है ये चीज़, जब थीटा का मान क्या हो रहा हो, 0 की तरफ जा रहा हो। तो थैंक यू।